हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सावरंग क्लासेस के इस चैनल पर। और आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ को आगे डिस्कस करेंगे एंड दिस इज माय लेक्चर नंबर 2 और पार्ट 2 है ना। तो पार्ट 1 में देखिए हमने क्या स्टडी कर लिया था, उसका मैं हल्का सा रिकैपिचुलेशन आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा था कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर सकती है थ्रू ए गिवन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर सकती है, दैट वाज आवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने फॉर्मूला देखा था, हम डिनोट करते थे फाई ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था आपका, ई डॉट एरिया। क्या था आपका, ई डॉट एरिया, है ना। या फिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यहां से क्या लिख सकते हैं, ई ए कोस थीटा, है ना। फिर मैंने आपके सामने बात की थी, अगर फ्लक्स एंटर कर रहा है तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं, और फ्लक्स किसी सरफेस से एग्जिट कर रहा है तो उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। फिर मैंने आपको एरिया वेक्टर के बारे में भी डिस्कस किया था कि हम क्रॉस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं। आज हम उन सब चीजों से आगे की बातें करने वाले हैं। सो लिसन केयरफुली टिल लास्ट, आपको बहुत अच्छी बातें इस लेक्चर में पता चलेगी, ये मेरा आप सब लोगों से वादा है। आइए देखिए, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए किसी भी रीजन में ना इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है E इज इक्वल टू अल्फा एक्स, और कौन सी डायरेक्शन में, आई कैप, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है कितना आपका, अल्फा एक्स आई कैप, है ना। आपको एक सरफेस दिया गया, उससे आपको फ्लक्स बताना है। क्या बताना है आपको, फ्लक्स। सरफेस कुछ इस प्रकार से है ना। मान लीजिए सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है, इधर मान लीजिए आपका वाई एक्सिस है, और ये क्या आपका जेड एक्सिस। हमने एक सिलेंडर लिया है, ये हमारा सरफेस है, ये हमारा एक सिलेंडर है, ये सरफेस है, सच दैट कि ओरिजिन से ये जो फेस है ये a डिस्टेंस दूर है, और इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो भी कितनी आपकी a। इसकी जो रेडियस है, रेडियस आप कितनी मान सकते हैं, रेडियस मान लीजिए r, है ना। और x एक्सिस इस सिलेंडर का एक्सिस है, क्या इस सिलेंडर का एक्सिस, मतलब ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो मेरे को इससे फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है मेरे को अल्फा एक्स आई कैप, कितना गिवन है, अल्फा एक्स आई कैप। देखिए मैं इस सरफेस को है ना पहले बताया था 3 हिस्सों में तोड़ सकता हूं। पहला ये सर्कुलर, दूसरा ये सर्कुलर, और तीसरा ये कर्व, है ना। तो मैंने इसको फर्स्ट बोला, इसको सेकंड बोला, इसको क्या बोला, थर्ड। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सबके लिए मैं एरिया वेक्टर देखना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहता हूं। तो देखिए एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड। तो पहले वाले के लिए एरिया वेक्टर कहां आएगा आपका, इधर की तरफ। ये क्या हो गया आपका एरिया वेक्टर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो फील्ड है उसको मैंने बोला E1, क्या बोला मैंने, E1, है ना। और फील्ड केवल x पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, x। इस पूरे सरफेस के लिए x कोऑर्डिनेट कितना है, a। कितना x कोऑर्डिनेट आपका a। तो फील्ड आपका प्लस x में, तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, फील्ड की। और मान लीजिए यहाँ फील्ड कितना हो गया आपका E1 वेक्टर, कितना हो गया आपका E1 वेक्टर, ठीक है भाई। सेकंड सरफेस पे आएंगे तो सेकंड सरफेस पे भी एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ, तो ये क्या हो गया मेरा एरिया वेक्टर, अगेन पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लीजिए चेंज होकर E2 हो गया, कितना हो गया आपका E2, तो प्लस एक्स एक्सिस में, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया आपका E2, है ना। तीसरे सरफेस पे बात करते हैं, तो देखिए अगर तीसरे सरफेस पे मैं कोई भी एलिमेंट लूंगा, है ना, बाई चांस मान लीजिए मैंने कोई भी एलिमेंट लिया ऑन द थर्ड सरफेस, तो ये क्या होगा भाई इसका एरिया वेक्टर। ये छोटा सा एलिमेंट है तो एरिया मैंने DA मान लिया, छोटा सा मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन कौन सी एक्सिस में आपकी, एक्स एक्सिस में, तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है आपका, इधर की तरफ, ठीक है। तो अगर हम थर्ड सरफेस पे ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। तो एट थर्ड सरफेस आपका जो E वेक्टर है और DA वेक्टर है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो आपका फ्लक्स कितना होगा, तो वहां पे देखिए तो हम EDA परपेंडिकुलर है तो कितना आएगा cos 90, और वो कितना हो जाएगा आपका 0। यानी कि जो तीसरा सरफेस है उससे तो फ्लक्स क्या हो गया 0। किससे बचा, पहले और दूसरे से बचा। पहले से निकाल लेते हैं। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो पहले वाले फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में 180 डिग्री का एंगल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो कितना आएगा E1A cos 180। cos 180 कितना होता है -1, तो ये कितना हो जाएगा आपका -E1, और एरिया कितना हो गया आपका पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया आपका पाई आर स्क्वायर। तो ये पहला फ्लक्स हो गया। अगर मैं सेकंड से फ्लक्स निकालना चाहूं तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूं E2A
cos 0, तो कितना हो जाएगा E2। अच्छा एरिया अगेन सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर और cos 0 कितना हो गया 1। ठीक है, तो अब नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, इधर निकाल लेते हैं हम। जो हमारा नेट फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा भाई आपका, दैट इज E2 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस E1 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई। हमने कुछ कॉमन लेना है तो हमने मान लीजिए इसको पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया हमने, पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना बचेगा अंदर आपका E2 माइनस E1, कितना बचेगा आपका E2 माइनस E1, है ना। अब मेरे को E2 की वैल्यू चाहिए और E1 की। देखिए E2 यहाँ पे है, इस सरफेस का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है a प्लस a, 2a, कितना आपका 2a। तो E2 कितना हो जाएगा मेरा अल्फा इंटू एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2a। अगर मैं E1 निकालना चाहूं तो वो कितना होगा, E1 का जो एक्स कोऑर्डिनेट a है तो वो कितना हो जाएगा आपका अल्फा इंटू a। तो ये आपका E2 माइनस E1 करोगे तो 2 अल्फा में से अल्फा a गया, कितना बचा आपका अल्फा a। तो भाई यहां आंसर लिख लेते हैं, कितना आएगा आपका पाई आर स्क्वायर, है ना। E2 की वैल्यू रखी पहले मैंने, दैट इज 2 अल्फा a माइनस E1 दैट इज अल्फा a। सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका अल्फा a पाई आर स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी आवर फ्लक्स। क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी आवर फ्लक्स अल्फा a पाई आर स्क्वायर, है ना। मेन बात ये थी थर्ड वाले सरफेस से फ्लक्स कितना होगा 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना एंगल आपका 90 डिग्री। आप इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इरेज करने जा रहा हूं और उसके बाद हम आगे सीखेंगे। देखिए अब देखिए, अभी तक हमने ऐसे सवाल किए जहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मान के चलाऊं, कांस्टेंट मान के चलाऊं। क्या मान के चलाऊं मैं, कांस्टेंट, है ना। अगर बाय चांस इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो, क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल, तो उन सवालों को कैसे करेंगे। देखिए इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, है ना। भाई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, आपका वेरिएबल, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेरिएबल। तो डियर स्टूडेंट्स, वहां पे हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई भी मेरा सरफेस है, क्लोज सरफेस, ओपन सरफेस, कैसा भी है, मैं क्या करता हूं, मैं इसमें छोटा सा सेक्शन मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, छोटा सा सेक्शन। सपोज मैंने क्या किया, मैंने छोटा सा सेक्शन मान लिया, है ना। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो वो हो गया आपका DA। क्या हो गया आपका DA। और मान लीजिए यहाँ पे जो फील्ड है वो E इधर है, सच दैट दोनों के बीच में कितना एंगल आपका थीटा, कितना एंगल आपका थीटा। तो ये छोटू सा एलिमेंट है तो इससे फ्लक्स भी छोटा सा होगा d फाई, और उसका फॉर्मूला क्या होगा आपका E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो d फाई कितना आ जाएगा आपका EDA cos थीटा, और दोनों तरफ क्या करता इंटीग्रेट, तो ये कितना आ जाएगा फ्लक्स। और इसको हम इनडायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, है ना। तो इस प्रकार से, इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इवेल्युएट कर सकते हैं। अगर हमारा फील्ड वेरिएबल हो, हमें ये फॉर्मूला उसके लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। मैं इस पे इलस्ट्रेशंस लेता हूं जिसके माध्यम से आप इस टॉपिक को आसानी से समझ सके। आइए देखिए, मेरा पहला सवाल क्या है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, दैट इज अगेन आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और अल्फा एक्स है, पर इस बार के कैप के अलोंग है भाई, किसके अलोंग आपका के कैप के अलोंग, है ना। और अब आपको क्या दिया गया, एक एरिया दिया गया, जैसे मान लीजिए सपोज ये वाई एक्सिस है ना, और ये क्या आपका एक्स एक्सिस, और आपको ये स्क्वायर एरिया दिया गया सच दैट ये कोऑर्डिनेट कितना आपका a, 0, और ये कोऑर्डिनेट कितना 0, a, और ये कोऑर्डिनेट कितना आपका a, a। इससे आपको फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, फ्लक्स। तो आपको मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड फ्लक्स थ्रू स्क्वायर एरिया। कौन से एरिया से फ्लक्स निकालना आपको, फाइंड फ्लक्स थ्रू स्क्वायर एरिया। ठीक है भाई, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स के साथ फील्ड वेरिएबल है और जेड एक्सिस में, इसमें आपका जेड एक्सिस है, तो एक्स के साथ वेरिएबल है ना। तो स्टूडेंट्स ध्यान से, मैंने क्या किया, मैं भाई यहां से x डिस्टेंस पे गया। कितने डिस्टेंस पे गया, मैं मान लीजिए x डिस्टेंस पे गया,
तो x डिस्टेंस पे जाके मैंने एक पतली सी स्ट्रिप मान ली, ठीक है ना, ये स्ट्रिप मान ली मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हो। थिकनेस कितनी है dx। अच्छा ये वाली साइड कितनी है a, कितनी है आपकी a। अगर मैं इस स्ट्रिप से आपका एरिया पूछूं तो एरिया होगा dA। वेक्टर फॉर्म में लिखे तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मैंने बाहर की तरफ मान लिया यानी k कैप, इसके अलावा मान लिया मैंने k कैप। अच्छा एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो a इनटू dx, और कौन सी डायरेक्शन के अलोंग होगा भाई आपका, अलोंग k कैप, किसके अलोंग होगा आपका, अलोंग k कैप, ठीक है। ये मेरा dA आ गया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। अब मैं क्या करूंगा भाई, अब मैं निकालूंगा d5, क्या निकालूंगा d5, क्योंकि छोटू सा एलिमेंट है तो छोटू सा फ्लक्स होगा, और आपको बताया ना d5 क्या होता है आपका E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, है ना। देखिए E वेक्टर में भी k कैप है और dA वेक्टर में भी k कैप है, k डॉट k 1 होता है ना। तो ये आपका d5 कितना आ जाएगा, जब E डॉट a करेंगे तो ये कितना आपका अल्फा x, और ये कितना आपका a dx, और टोटल निकालने के लिए तो भाई मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। अब देखिए इंटीग्रेशन d5 ये कितना हो गया आपका 5 इज इक्वल टू, अच्छा इंटीग्रेशन तो है ही, है ना, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, अल्फा a x dx। अच्छा x की लिमिट क्या है, देखिए सबसे पहला एलिमेंट इधर आएगा जब x 0 था, सबसे लास्ट एलिमेंट इधर आएगा जब x कितना आपका a, तो लिमिट कहां से कहां आ गई आपकी 0 से लेके a, तो फ्लक्स कितना आएगा, अल्फा a मैंने बाहर लिया क्योंकि कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन क्या हो गया आपका x स्क्वायर बाय 2, लिमिट कहां से कहां 0 से a, पहले हायर लगाएंगे लिमिट फिर लोअर, तो हायर लगाएंगे तो a स्क्वायर, लोअर लगाएंगे तो 0, तो अल्फा a क्यूब बाय 2, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गिवन स्क्वायर कितना आएगा आपका अल्फा a क्यूब बाय 2। तो जब आपका वेरिएबल फील्ड है, आपका एलिमेंट मान है, एलिमेंट मान के आप अपने सवालों को सोल्व कर सकते हो, उसमें आपको कोई समस्या आने वाली नहीं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप सब इसको नोट कर लीजिए। आई एम गोइंग टू टेक नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हियर, और वो थोड़े लॉजिकल होते जाएंगे आगे आगे, तो इसको नोट कीजिए आप। चलिए देखिए, है ना, तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या है भाई मेरे पास, आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की मैं आपके सामने बात करता हूं। अभी क्या ये चार्ज है Q, क्या चार्ज आपका Q, और इसके अराउंड मैंने एक स्फीयर बनाया है, क्या बनाया है, स्फीयर, सच दैट ये चार्ज सेंटर पे है, और भाई इसकी रेडियस कितनी है r। फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर, क्या बोला मैंने, फाइंड फ्लक्स थ्रू, फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर, क्या कीजिए फ्लक्स निकालिए थ्रू दिस स्फीयर, इस स्फीयर से हमें फ्लक्स निकालना है, ठीक है, हमें इस बारे में कोई समस्या नहीं है। एक्चुअली क्या फील्ड वेरिएबल आपका है ना, क्योंकि देखो इधर जाओगे तो डायरेक्शन इधर आ जाएगी, पॉइंट चार्ज इधर जाओगे इधर आ जाएगी, इधर जाओगे इधर, सब जगह अलग अलग होगी। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये एक एलिमेंट मान लिया, छोटू सा एलिमेंट है ना, कितना एरिया इसका मान लीजिए डी, कितना एरिया है डी। अच्छा देखिए ये आपका चार्ज है, चार्ज के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां आएगा आपका अवे, कहां आएगा आपका अवे, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एरिया वेक्टर भी कहां आएगा आपका बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में तो शून्य एंगल हो गया, कितना एंगल हो गया शून्य, तो अगर मैं d5 लिखना चाहूं तो भी शून्य एंगल है, तो e dA और cos 0 1 होता है, तो d5 कितना आ गया भाई आपका EDA, कितना आ गया आपका ED। चलिए भाई E की वैल्यू रख दीजिए, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, है ना, Q चार्ज निकालने इतना ही आएगा आपका इनटू DA, और टोटल निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया इंटीग्रेशन, ये फाई आ गया, ये सब कांस्टेंट देखो Q R 4 पाई एप्सिलॉन बाहर लिया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। DA हकीकत में क्या आपका इसका एरिया, अच्छा स्फीयर है ना, स्फीयर का एरिया कितना होता है भाई सबको मालूम है 4 पाई R स्क्वायर, कितना होता है 4 पाई। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, तो मेरे हिसाब से तो फ्लक्स कितना है आपका, दैट इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट, कितना है आपका Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अगर आपने यहाँ पे Q चार्ज रखा है तो आपका जो फ्लक्स आने वाला है दैट इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट थ्रू ए स्फीयर, किसके कारण, थ्रू ए स्फीयर। अब देखो मैं इसको आपको इस रिजल्ट की इंपॉर्टेंस रियलाइज कराता हूं, क्या रियलाइज कराता हूं, इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। याद कीजिए फ्लक्स की बेसिक परिभाषा क्या थी कि कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस करे थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया, दैट वाज आवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई, सब समझ में आ रहा था भाई।
अब हमने क्या किया, मैंने इसकी फील्ड लाइंस ड्रॉ की, मैंने कुछ ड्रॉ की, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक मान लीजिए ये हो गई, एक ये हो गई, मान लीजिए एक ये हो गई, एक ये हो गई। फील्ड लाइंस है, मैंने 8 ड्रॉ किए। कितनी ड्रॉ किए? 8। यानी कि मैंने इस गिवन स्फीयर से 8 फील्ड लाइंस पास कर दिया। अगर आप समझे, मैंने क्या किया, मैंने इस क्यू चार्ज कलम और कोई सरफेस लिया, मान लो मैंने क्यू चार्ज कलम ये रैंडम सरफेस लिया। कैसा सरफेस लिया मैंने? ये क्या ये स्फीयर है क्या? नहीं, ये तो मेरे को पता नहीं कौन सी शेप है, मैंने तो कोई भी रैंडम सरफेस ले लिया पर क्लोज्ड है। कैसा आपका? अगर आप एक बार देखेंगे भाई, बड़े स्फीयर से भी 8 फील्ड लाइंस पास कर रही है, तो ये जो मैंने रैंडम शेप गोलाकार बनाया है इससे भी 8 लाइंस ही पास कर रही है। मतलब इससे जितना फ्लक्स होगा उतना ही फ्लक्स इससे होने वाला है। ठीक है, इससे q बाय एप्सिलॉन नॉट है तो इससे भी कितना होगा q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जितनी फील्ड बाहर वाले से पास कर रही है वो सारे के सारे अंदर वाले से भी पास कर रही है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। मैंने मान लीजिए मैंने ये मान लिया, क्या मान लिया? ये। अच्छा, इससे भी छोटा मान लिया ये, है ना। इनसे भी देखो सारी फील्ड लाइंस पास करिए जो आउटर स्फीयर से पास करिए, है ना। देखो इससे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही है? आपकी 8 फील्ड लाइंस पास कर रही है। चाहे मैं स्फीयर का साइज कितना ही छोटा करना चाहूं, कैसे उसकी शेप ले लूं, इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर क्यू चार्ज अंदर आ रहा है, चाहे मैंने ऐसी शेप ले ली, ऐसी, है ना, क्यूबिकल टाइप्स ले ली समथिंग, है ना, तो क्यू चार्ज अगर अंदर आ रहा है तो जितनी फील्ड लाइंस इस स्फीयर से पास करी है उससे भी इतनी, इससे भी इतनी, इस वाले से भी इतनी और इस वाले से भी उतनी फील्ड लाइंस पास कर रही है। यानी कि इन सभी से फ्लक्स क्या होगा? सेम, दैट इज q बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, अगर एक सिंपल चार्ज q है, पॉइंट चार्ज q है, तो फ्लक्स में कितना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेगा आपका? q बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेगा? q बाय एप्सिलॉन नॉट। और हम आगे जाके देखेंगे यही किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका? गॉस लॉ। किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका? गॉस लॉ, जो कहता है कि एक पॉइंट चार्ज का फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन कितना है? q बाय एप्सिलॉन नॉट। उसको हम यहां से लॉजिकली समझ सकते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं और चीजों को हम समझते हैं। चलिए भाई, बहुत बढ़िया भाई, देखिए आइए अब देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन मैं आपके सामने ले रहा हूं, है ना। तो मैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या ले रहा हूं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। भाई क्या हुआ कि ये मेरे पास एक हेमिस्फीयर था। क्या था मेरे पास? एक हेमिस्फीयर, और मेरे पास इसकी जो रेडियस थी ना, वो रेडियस थी r। और मान लीजिए यहां मेरा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड था कांस्टेंट, और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था भाई? मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड था E। कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड? E। फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। किससे? फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। ठीक है, क्या फाइंड करना है? फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, है ना। फ्लक्स किससे निकालना है मेरे को भाई? कर्व सरफेस से फ्लक्स निकालना है। अच्छा, पूरे स्फीयर देखो, पूरे स्फीयर के दो हिस्से हैं हेमिस्फीयर के, एक तो एक कर्व पोर्शन है ये वाला, और एक ये सर्कुलर पोर्शन है, दो पोर्शन है। कंबाइंड फ्लक्स कितना होगा? तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें, देखो जितनी फील्ड लाइंस अंदर आई उतनी ही बाहर चलेगी, है ना भाई। अंदर जो फील्ड लाइंस आती है उनके लिए हम नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे तो नेगेटिव, पर बाहर चलेगी तो उनके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? पॉजिटिव, है ना। तो ओवरऑल फ्लक्स इससे कितना होने वाला आपका? 0 ही होने वाला है, उसमें कोई दो राहे नहीं है। तो अगर हम ओवरऑल फ्लक्स देखें ना, फाइव टोटल, वो कितना होगा? 0। क्यों? जितनी फील्ड लाइंस अंदर आ रही उतनी बाहर जा रही, 0 ही होना है, उसमें कोई बात ही नहीं है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया भाई। तो टोटल फ्लक्स में क्या होगा आपका? कर्व सरफेस का भी होगा और सर्कुलर का भी होगा। किसका होगा आपका? सर्कुलर, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अगर मैं सर्कुलर की बात करूं, देखिए सर्कुलर का एरिया वेक्टर कहां आएगा? इधर की तरफ, और एरिया तो सर्कुलर का कितना होगा आपका? पाई आर स्क्वायर। कितना होगा आपका? पाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल बना 180 डिग्री। तो अगर मेरे को कर्व सरफेस से निकालना है तो इसकी वैल्यू लिख दो E, है ना, और एरिया कितना है इसका? पाई आर स्क्वायर। दोनों के बीच में एंगल कितना है? cos 180 डिग्री एंड इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है भाई, तो कर्व सरफेस से कितना आ गया भाई? cos 180 हो गया -1, तो ये -E पाई आर स्क्वायर बराबर 0। इसको इधर ले जाओ तो सीधा आपका कर्व सरफेस से कितना आ जाएगा? E पाई आर स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी फ्लक्स थ्रू द
कर्व सरफेस। अच्छा, एक और लॉजिक से आप सोच सकते हैं भाई जितनी फील्ड लाइन इस सर्कुलर से पास हुई उतनी कर्व से पास हुई, यानी जितना फ्लक्स कर्व का होगा उतना ही किसका होगा, सर्कुलर का होगा। सर्कुलर का E इंटू में पाई आर स्क्वायर, तो कर्व सरफेस का भी कितना होगा आपका E इंटू में पाई आर स्क्वायर। ऐसे आप इन चीजों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, आइए मैं यहाँ पे आपको एक और इलस्ट्रेशन देता हूं इसी चीज का, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रैस्प कर सकें। देखिए आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन यहाँ पे, जैसे मान लीजिए सपोज मेरे पास एक सिलेंडर है। थोड़ा 3D डायग्राम आपको थोड़ा सा हल्का सा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, इसको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ये सेंटर था, अब इसकी जो रेडियस है वो r, तो ये डायमीटर हो जाएगा। ये सेंटर है ना 3D में, तो ये कितना हो जाएगा डायमीटर, दैट इज 2r, है ना। और इसकी जो हाइट है वो मान लीजिए h। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे इस रीजन में यूनिफॉर्म अगेन इधर की तरफ जा रहा है, कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है E, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड E। आपको आधे सिलेंडर से, जो इधर का आधा पोर्शन है ना, उससे फ्लक्स बताना है। क्या बताना है उससे, फ्लक्स, है ना। जो इधर का आधा पोर्शन है उससे क्या बताना है आपको, फ्लक्स। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने पूरा कंसीडर कर लिया, ये और ये आधा सिलेंडर। मेरे को यह लग रहा है कि ध्यान से देख रहे हैं, आपको भी लगेगा क्या जितनी फील्ड लाइन इस आधे सिलेंडर से पास करे उतने इस रेक्टेंगल से भी पास कर रही है। अरे यार, जो इधर से एंटर होगी ऑब्वियस सी बात है वो इससे तो पास करके जाने ही वाली है। ये बहुत ऑब्वियस बात, मतलब जितनी फील्ड लाइन इस सिलेंडर में एंटर होंगी उतनी ही इस रेक्टेंगुलर एरिया से पास करेगी। यानी जितना फ्लक्स इस सिलेंडर से होगा आधे सिलेंडर से, उतना ही किससे होने वाला है, इस रेक्टेंगुलर एरिया से। किससे होने वाला है, इस रेक्टेंगुलर एरिया से। तो मैं निकाल लेता हूं फ्लक्स थ्रू रेक्टेंगुलर एरिया। फ्लक्स थ्रू रेक्टेंगुलर एरिया, है ना। फ्लक्स थ्रू रेक्टेंगुलर भाई निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप E मान लो, तो फ्लक्स का इसका एरिया वेक्टर भी आउटसाइड इधर की तरफ, दोनों में अगर शून्य है, तो फ्लक्स कितना हो गया, E इंटू ए, cos 0 तो 1 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ होगी 2r, ब्रेथ h मान लो, तो एरिया कितना हो गया 2r इंटू h। ये फ्लक्स आ गया थ्रू रेक्टेंगुलर एरिया। उतना ही किससे होगा आपका, सिलेंडर से, पर नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एरिया वेक्टर बाहर लोगे तो फ्लक्स थ्रू हाफ सिलेंडर, किससे, फ्लक्स थ्रू हाफ सिलेंडर, दैट विल बी इक्वल टू -2ER। देखिए माइनस प्लस इंपॉर्टेंट है, पेपर में जब आपको सवाल पूछा जाएगा तो उसमें दोनों ऑप्शन मिलेंगे, +2ERH और -2ERH। आपको माइनस और प्लस वहां अच्छे से जज करके लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप उस सवाल को सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपसे एक लास्ट छोटा सा सवाल और पूछने वाला हूं, या मैं इसमें पूछ लेता हूं, हाईली लॉजिकल है, कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर है, क्या आपका एक स्क्वायर, और स्क्वायर के कॉर्नर पे चार्ज रखा है Q, तो स्क्वायर से फ्लक्स बताना है। क्या बताना है, स्क्वायर से फ्लक्स। एक स्क्वायर है, स्क्वायर के कॉर्नर पे चार्ज रखा है Q, फ्लक्स बताना है। तो उसके लिए क्या करता हूं, मैं इसकी फील्ड लाइंस ड्रॉ करता हूं। इसकी बहुत सारी फील्ड लाइंस होंगी, अनगिनत फील्ड लाइंस होंगी, चारों तरफ फील्ड लाइंस होंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है उस बारे में हमें। पर अगर आप एक बहुत लॉजिकल बात सोचेंगे ना, भाई फ्लक्स कब आता है, जब एरिया को क्रॉस करे, फील्ड लाइंस क्या करे, इसको क्रॉस। क्या कोई भी फील्ड लाइन क्रॉस कर सकती है, क्या नहीं, चारों तरफ फैल तो जाएगी, पर क्रॉस तो ऐसे कर पाती। फील्ड लाइंस अगर ऐसे होती तो ही क्रॉस कर पाती, तो कोई फील्ड लाइन इसको क्रॉस ही नहीं कर सकती, क्रॉस ही नहीं कर सकती। फ्लक्स थ्रू स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 0, कोई फ्लक्स वहां पे आने वाला नहीं है। तो इस पॉइंट को भी याद रखना है, जो आगे हमारे काफी काम आएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, विद दिस आई एम वाइंडिंग अप दिस लेक्चर। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।